नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे आज परमाणु शक्ति के बारे में पूरी जानकारी। परमाणु शक्ति, परमाणु ऊर्जा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु प्रतिक्रियाओं का उपयोग है। परमाणु ऊर्जा परमाणु विखंडन, परमाणु क्षय और परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं से प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा से बिजली का विशाल बहुमत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में यूरेनियम और प्लूटोनियम के परमाणु विखंडन द्वारा उत्पादित किया जाता है। परमाणु क्षय प्रक्रियाओं का उपयोग विशिष्ट अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे रेडियो आइसोटोप, थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर, कुछ अंतरिक्ष जांच जैसे वोयाजर 2 में संलयन शक्ति से बिजली उत्पन्न करना अंतर्राष्ट्रीय शोध का फोकस बना हुआ है। नागरिक परमाणु ऊर्जा से 2019 में 2586 टेरावाट घंटे बिजली की आपूर्ति की, जो वैश्विक बिजली उत्पादन के लगभग 10% के बराबर है और जल विद्युत के बाद दूसरा सबसे बड़ा कम कार्बन ऊर्जा स्रोत था। जनवरी 2021 तक दुनिया में 442 नागरिक विखंडन रिएक्टर है, जिनकी संयुक्त विद्युत क्षमता 392 गीगावाट है। मूल परमाणु विखंडन की खोज 1938 में रेडियोधर्मिता के विज्ञान पर 4 दशकों से अधिक के काम और परमाणुओं के घटकों का वर्णन करने वाले परमाणु भौतिकी के विस्तार के बाद हुई। विखंडन प्रक्रिया की खोज के बाद ये महसूस किया गया कि एक विखंडनीय नाभिक आगे के नाभिक विखंडन को प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार एक आत्मनिर्भर श्रृंखला प्रतिक्रिया को प्रेरित कर सकता है। एक बार जब 1939 में प्रयोगात्मक रूप से इसकी पुष्टि हो गई, तो कई देशों के वैज्ञानिकों ने परमाणु हथियार के विकास के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में परमाणु विखंडन अनुसंधान के समर्थन के लिए अपनी सरकारों से याचिका दायर की। संयुक्त राज्य अमेरिका में इन शोध प्रयासों ने पहले मानव निर्मित परमाणु रिएक्टर शिकागो पाइल 1 का निर्माण किया, जिसने 2 दिसंबर 1942 को महत्वपूर्णता हासिल की। रिएक्टर का विकास मैनहट्टन परियोजना का हिस्सा था, जो कि सहयोगी प्रयास था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम बनाए इसने इनमें परमाणु हथियारों में उपयोग के लिए हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के उत्पादन के लिए बड़े एकल उद्देश्य उत्पादन रिएक्टरों के निर्माण का नेतृत्व किया। जुलाई 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया। ट्रिनिटी परीक्षण 1 महीने बाद हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम विस्फोट के साथ। पहली बिजली उत्पादन। व्यावहारिक परमाणु शक्ति विकसित करने वाला यह पहला संगठन अमेरिकी नौसेना था, जिसने पनडुब्बियों और विमान वाहनों को चलाने के उद्देश्य से SIW रिएक्टर था। पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी USS नॉटलिक्स को जनवरी 1954 में समुद्र में उतारा गया। S1W रिएक्टर एक दबाव युक्त जल रिएक्टर था। इस डिजाइन को इसलिए चुना गया क्योंकि ये वैकल्पिक डिजाइनों की तुलना में सरल, अधिक कॉम्पैक्ट और संचालित करने में आसान था। इस प्रकार पनडुब्बियों में उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त था। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप PWR बिजली उत्पादन के लिए भी पसंद का रिएक्टर होगा। इस प्रकार आने वाले वर्षों में नागरिक बिजली बाजार पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ेगा। 27 जून 1954 को USSR में ओम्बनिसिक न्यूक्लियर पावर प्लांट पावर ग्रिड के लिए बिजली पैदा करने वाला दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन गया, जो लगभग 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता था। दुनिया का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन विंडरस्केल इंग्लैंड में कॉल्डर हॉल 27 अगस्त 1956 को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जुड़ा था। कई अन्य पीढ़ी के रिएक्टरों के साथ संयंत्र में बिजली और प्लूटोनियम 239 का उत्पादन करने का दोहरा उद्देश्य था। ब्रिटेन में नवजात परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए उत्तरार्ध। परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र थर्मल पावर स्टेशन है, जो परमाणु विखंडन से निकलने वाले तापीय ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन करते हैं। एक विखंडन परमाणु ऊर्जा संयंत्र आमतौर पर एक परमाणु रिएक्टर से बनता है,
जिसमें गर्मी पैदा करने वाले परमाणु प्रतिक्रिया होती है। एक शीतलन प्रणाली है जो रिएक्टर के अंदर से गर्मी को दूर करती है। एक भाप टरबाइन जो गर्मी को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। एक विद्युत जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम परमाणु के नाभिक से टकराता है, जो ये नाभिक को दो छोटे नाभिकों में विभाजित कर सकता है। अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विखंडन प्रतिक्रिया ऊर्जा और न्यूट्रॉन जारी करते हैं। जारी किए गए न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम नाभिक से टकरा सकते हैं, जिससे नई विखंडन प्रतिक्रियाएं होती हैं जो अधिक ऊर्जा और अधिक न्यूट्रॉन छोड़ती हैं। इसे चेन रिएक्शन कहते हैं। अधिकांश वाणिज्यिक रिएक्टरों में प्रतिक्रिया दर को नियंत्रण छड़ द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जो आंतरिक न्यूट्रॉन को अविशोषित करते हैं। परमाणु रिएक्टरों की नियंत्रणीयता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉन को एक छोटा अंश विलंबित होता है। विखंडन और न्यूट्रॉन की रिहाई के बीच का समय प्रतिक्रिया दर में परिवर्तित को धीमा कर देता है और प्रतिक्रिया दर को समायोजित करने के लिए नियंत्रण छड़ को स्थानांतरित करने के लिए समय देता है। परमाणु ईंधन का जीवन चक्र। परमाणु ईंधन का जीवन चक्र यूरेनियम खनन से शुरू होता है। परिवहन की सुविधा के लिए यूरेनियम अयस्क को फिर एक संघन अयस्क सांद्र रूप से परिवर्तित किया जाता है, जिसे येलोकेक यानी कि U308 के रूप में जाना जाता है। विखंडन रिएक्टरों को आमतौर पर यूरेनियम 235 यूरेनियम के एक विखंडनीय समस्थानिक की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की सांद्रता बहुत कम होती है, लगभग 0.7%। कुछ रिएक्टर इस प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में कर सकते हैं, जो उनकी न्यूट्रॉन अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। इन रिएक्टरों में आमतौर पर ग्रेफाइट या भारी पानी के मॉडरेटर होते हैं। हल्के जल रिएक्टरों के लिए सबसे सामान्य प्रकार का रिएक्टर, ये सान्द्रता बहुत कम है और इसे यूरेनियम संवर्धन नामक एक प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। परमाणु डिकमिशिंग। न्यूक्लियर डिकमिशिंग एक परमाणु सुविधा को इस हद तक नष्ट करने की प्रक्रिया है कि उसे अब विकिरण सुरक्षा के उपायों की आवश्यकता नहीं है। सुविधा और उसके हिस्सों को अन्य उपयोगों के लिए सौंपे जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षित स्तर पर वापस करना, रेडियोधर्मी सामग्री की उपस्थिति के कारण परमाणु निष्क्रिय करना तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों को प्रस्तुत करता है। डिकमिशनिंग की लागत आमतौर पर एक सुविधा के जीवन काल में फैली हुई है और एक डिकमिशिंग फंड से बचाई गई है। अर्थशास्त्र। नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को अर्थशास्त्र एक विवादास्पद विषय है, क्योंकि इस विषय पर अलग अलग विचार हैं और बहु अरब डॉलर का निवेश ऊर्जा स्रोत की पसंद पर निर्भर करता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में आमतौर पर संयंत्र के निर्माण के लिए उच्च पूंजीगत लागत होती है, लेकिन कम ईंधन लागत होती है। इस कारण से अन्य बिजली उत्पादन विधियों के साथ तुलना निर्माण सीमा समय और परमाणु संयंत्रों के लिए पूंजी वित्त पोषण के बारे में धारणाओं पर बहुत अधिक निर्भर है। निर्माण की उच्च लागत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। एक नए 1100 मेगावाट संयंत्र की तुलना $6 बिलियन से $9 बिलियन के बीच होने का अनुमान है। परमाणु ऊर्जा लागत रुझान राष्ट्रीय डिजाइन, निर्माण दर और विशेषज्ञता में परिचितता की स्थापना द्वारा बड़ी असमानता दिखाई देते हैं। केवल 2 राष्ट्र जिनके लिए डेटा उपलब्ध है 2000 के दशक में लागत में कमी देखी गई थी, वो भारत और दक्षिण कोरिया। परमाणु ऊर्जा के अर्थशास्त्र के विश्लेषण में ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भविष्य की अनिश्चितताओं का जोखिम कौन उठाता है। 2010 में सभी संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को राज्य के स्वामित्व वाली या विनियमित विद्युत उपयोगिता एकाधिकार द्वारा विकसित किया गया है। कई देशों में तब से बिजली बाजार को उदार बनाया गया है, जहां ये जोखिम और पूंजीगत लागत से पहले उभरने वाले सस्ते प्रतिस्पर्धियों को जोखिम उपभोक्ताओं के बजाय संयंत्र आपूर्तिकर्ताओं और ऑपरेटर द्वारा वहन किया जाता है, जिससे नए परमाणु ऊर्जा के अर्थशास्त्र का काफी अलग मूल्यांकन होता है। अंतरिक्ष में उपयोग करें। अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा का सबसे आम उपयोग रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर का उपयोग है, जो बिजली उत्पन्न करने के लिए रेडियोधर्मी श्रेय का उपयोग करते हैं। ये बिजली जनरेटर अपेक्षाकृत छोटे पैमाने यानी कि कुछ किलोवाट हैं, जो इनका उपयोग ज्यादातर अंतरिक्ष मिशनों और लंबी अवधि के प्रयोग को चलाने के लिए किया जाता है, जहां सौर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती, जैसे
वायुजल 2 अंतरिक्ष जांच में परमाणु रिएक्टरों का उपयोग करके कुछ अंतरिक्ष वाहनों को प्रक्षेपित किया गया है। 34 रिएक्टर सोवियत रॉडसैट श्रृंखला के हैं और एक अमेरिकी स्नैप 10A था। विखंडन और संलयन दोनों अंतरिक्ष प्रेरणादायक अनुप्रयोगों के लिए आशाजनक प्रतीत होते हैं। कम प्रतिक्रिया द्रव्यमान के उच्च मिशन वेग उत्पन्न करते हैं। सुरक्षा। अन्य बिजली संयंत्रों की तुलना में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 3 विशिष्ट विशेषताएं हैं जो उनकी सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले, परमाणु रिएक्टर में तीव्रता में रेडियोधर्मी पदार्थ मौजूद होते हैं। पर्यावरण के लिए उनकी रिहाई खतरनाक हो सकती है। दूसरे, विखंडन उत्पाद जो रिएक्टर में अधिकांश तीव्र रेडियोधर्मी पदार्थ बनाते हैं। विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया बंद होने के बाद एक महत्वपूर्ण मात्रा में क्षय गर्मी उत्पन्न करना जारी रखते हैं। यदि रिएक्टर से गर्मी को हटाया नहीं जा सकता तो ईंधन की जड़ें ज्यादा गर्म हो सकती हैं और रेडियोधर्मी सामग्री छोड़ सकती हैं। तीसरा, यदि श्रृंखला प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता तो कुछ रिएक्टर डिजाइनों में महत्वपूर्ण दुर्घटना रिएक्टर शक्ति की तीव्र वृद्धि संभव है। परमाणु रिएक्टरों को डिजाइन करते समय इन 3 विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सभी आधुनिक रिएक्टरों को डिजाइन किया गया है ताकि प्राकृतिक प्रतिक्रिया तंत्र द्वारा रिएक्टर शक्ति की अनियंत्रित वृद्धि को रोका जा सके। एक अवधारणा जिसे प्रतिक्रियाशीलता के नकारात्मक शून्य गुणांक के रूप में जाना जाता है। यदि रिएक्टर में तापमान या भाप की मात्रा बढ़ जाती है तो विखंडन दर स्वाभाविक रूप से घट जाती है। रिएक्टर कोर में कंट्रोल राइट्स डालकर चेन रिएक्शन को मैनुअल रूप से भी रोका जा सकता है। यदि सामान्य शीतलन प्रणाली विफल हो जाती है तो आपातकालीन कोर कूलिंग सिस्टम यानी कि ECCS रिएक्टर से क्षय गर्मी को हटा सकता है। यदि ECCS विफल हो जाता है तो कई भौतिक बाधाएं दुर्घटना की स्थिति में भी पर्यावरण के लिए रेडियोधर्मी सामग्री की रिहाई को सीमित कर देती है। अंतिम भौतिक बाधा बड़ी रोकथाम इमारत है। दुर्घटना और हमले। कुछ गंभीर परमाणु और विकिरण दुर्घटनाएं हुई हैं। परमाणु दुर्घटनाओं की गंभीरता को आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु घटना स्केल का उपयोग करके वर्गीकृत किया जाता है। यह स्केल विषम घटनाओं या दुर्घटनाओं को शून्य ऑपरेशन से विचलन जिसमें कोई सुरक्षा जोखिम नहीं है से 7 के पैमाने पर रैंक करता है। असैन्य परमाणु ऊर्जा उद्योग में स्तर 5 या उससे अधिक की 6 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 2 चेरोनोबिल दुर्घटना और फुकुशिमा दुर्घटना स्तर 7 पर है। 1986 में चेरनोबिल दुर्घटना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों से लगभग 50 मौतें हुई और तीव्र विकिरण सिंड्रोम से कुछ अस्थायी गंभीर चोटें आई। आने वाले दशकों में कैंसर की दर में वृद्धि से भविष्य में अनुमानित मृत्यु दर लगभग 4000 अनुमानित है। फुकुशिमा दाइची परमाणु दुर्घटना 2011 के तोहोकू भूकंप और सुनामी के कारण हुई थी। दुर्घटना में विकिरण से संबंधित कोई मौत नहीं हुई, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्रों में रेडियोधर्मी प्रदूषण हुआ। कठिन सफाई अभियान में 40 से अधिक वर्षों में अरबों डॉलर खर्च हो गए। एक अन्य विश्लेषण में पाया गया कि कोयला, तेल, तरल पेट्रोलियम गैस और जल विद्युत दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप परमाणु ऊर्जा दुर्घटनाओं की तुलना में अधिक आर्थिक प्रभाव पड़ा है। अध्ययन में परमाणु से होने वाली गुप्त कैंसर से होने वाली मौतों की तुलना अन्य ऊर्जा स्रोतों में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के प्रति यूनिट तत्काल मौतों से की जाती है और इसमें जीवाश्म ईंधन से संबंधित कैंसर और अन्य अप्रत्यक्ष मौतों को शामिल नहीं किया गया है, जो इसके गंभीर दुर्घटना में जीवाश्म ईंधन की खपत के उपयोग से हुई है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।